ज़मानत से मुतालिक आज हम 5वीं किस्त रिकॉर्ड करेंगे। इससे पहले हम ज़मानत से मुतालिक 4 किस्तें रिकॉर्ड कर चुके हैं। हम इंशाल्लाह फौजदारी वकालत से मुतालिक तमाम अमूर जो हैं, तमाम मौज़ूआत पे लेक्चर्स करेंगे कि ट्रायल कैसे शुरू होता है, जमा तलाशी कैसे होती है, मौके पे तफ्तीश कैसे होती है, बयानात कैसे रिकॉर्ड होते हैं, अदालत में चालान कैसे जाता है और अदालत में फिर एविडेंस कैसे रिकॉर्ड होती है, क्रॉस एग्जामिनेशन में किन बातों का ख्याल रखा जाता है, फर्ज जुर्म कैसे, चार्ज कैसे फ्रेम होता है, जजमेंट कैसे आती है, उसकी अपील कैसे आती है, रिवीजन कैसे होती है। इन तमाम अमूर से मुतल्लिक हम लेक्चर्स करेंगे, लेकिन ये लेक्चर्स मुख्तलिफ सेगमेंट्स में होंगे। तो आप मुझे मैसेज के ज़रिए बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक हम जो अहम हो वो हम पहले करें, वो बाद में। तो तमाम टॉपिक हम करेंगे। आपके कमेंट्स जो है वो से हौसला अफजाई होती है हमारी टीम की, जो ये इस तमाम सेटअप को लीगल एडिशन पीके के नाम से जो हमने यूट्यूब चैनल बनाया है, तो आपकी अपडेट से हम उसको मजीद इम्प्रूव करते रहते हैं। तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह हम तमाम टॉपिक पे ये तमाम लेक्चर्स हम रिकॉर्ड करेंगे। फौजदारी वकालत एक वकील को जो जरूरत पड़ती है। हमने पिछले लेक्चर में 4 नंबर लेक्चर में हमने जमानत से मुतालिक 497 सीआरपीसी को हमने डिटेल पढ़ा था कि सेक्शन 497 सीआरपीसी से मुतालिक बेल किस तरह होती है। तो उसमें मैंने एक ये दलील दी थी कि प्री अरेस्ट बेल भी 497 के तहत होती है, क्योंकि 497 सबसेक्शन 1 में एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वो है कि या अरेस्टेड बिफोर द कोर्ट, arrested and produced before the court, brought before the court, detained and brought before the court। तो उसके साथ एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है appear before the court। if it mean कि if accused appear before the court। अब appear तो वो खुद से होगा, पुलिस ने गिरफ्तार करके तो नहीं पेश किया। एक तो 497 आफ्टर अरेस्ट बेल के लिए नहीं है, प्री अरेस्ट बेल के लिए भी है ये। तो ये appear में ही, और दूसरी उसमें बड़ी लेदे हुई कि जी 498 के तहत होती है प्री अरेस्ट बेल, आपने कह दिया 497। तो मैंने कहा कि भाई मुझे समझा दो कि ये जो लफ्ज लेजिस्लेशन है, आखिर ज़हीन तरीन लोगों ने ये सीआरपीसी बनाई है, तो उन्होंने अगर इसमें ये लफ्ज डाला है कि अपीयर बिफोर द कोर्ट, तो इसका मतलब है कि उसका कोई मायने है, कोई मतलब है। नंबर 1 मैंने कहा उसकी फिर मैं दूसरी दलील ये देता हूं, मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए कि अगर किसी मुल्जिम की प्री अरेस्ट बेल कंफर्म हो जाए तो उसको मनसूख कराने के लिए हम कौन से सेक्शन में जाएंगे? या तो सेम कोर्ट में कैंसिलेशन करनी हो, या हायर फोरम में सेशन कोर्ट ने ली हो तो हाई कोर्ट में जाना हो, हाई कोर्ट ने बेल कंफर्म की है तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे कैंसिलेशन में। लेकिन अगर हाई कोर्ट में हमने कैंसिलेशन में जाना है तो फिर किस सेक्शन? सुप्रीम कोर्ट का तो प्रोसीजर अलग है। तो वो 497 सबसेक्शन 5 के तहत जाते हैं कैंसिलेशन ऑफ बेल में, चाहे प्री अरेस्ट बेल ही क्यों ना हुई हो, तो कैंसिलेशन के लिए 497 सबसेक्शन 5 है। तो अगर 497 के तहत प्री अरेस्ट बेल ग्रांट ही नहीं हुई, तो 497 सबसेक्शन 5 के तहत कैंसिल कैसे हो सकती है? तो इसका मतलब है कि प्री अरेस्ट बेल ग्रांट भी 497 के तहत होगी और कैंसिलेशन भी उसकी 497 सबसेक्शन 5 के तहत होगी। आफ्टर अरेस्ट बेल भी कैंसिल हो सकती है इस सबसेक्शन के तहत, और प्री अरेस्ट बेल भी इसके तहत। बहरहाल मैं तमाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस 497 की तशरीह के लिए और प्री अरेस्ट बेल, इंटरम बेल, प्रोटेक्टिव बेल, इन बेल तमाम को एक फुल बेंच बना के या एक लार्जर बेंच बना के इसके मामलात को सेटल कर दिया जाए कि इन ग्राउंड्स पर बेल हो सकती है और इन ग्राउंड्स पर बेल नहीं हो सकती। और प्री अरेस्ट बेल के तहत अभी जो एक नई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई कि हदायतुल्लाह केस 1947 पीएलडी लाहौर में ये एक रास्ता निकाला गया था प्री अरेस्ट बेल का 498 के तहत। हालांकि 498 में अपील के बारे में है दिया हुआ कि एक तो बेल बॉन्ड की जो बॉन्ड्स की अमाउंट होगी वो ज्यादा नहीं होगी, और दूसरा अगर कोई मुल्जिम अपील करना चाहता है
तो उसको मौका दिया जाएगा कि वो अपीलेट कोर्ट में, क्यों कि ट्रायल कोर्ट में अगर उसकी बेल ग्रांट हो गई है और पुलिस उसको गिरफ्तार करने के लिए ट्रायल कोर्ट के गेट पे खड़ी है, दरवाजे पे खड़ी है, तो उस मुलजिम को मौका फराहम किया जाए कि वो अपनी अपील दायर कर सके प्लेटफॉर्म में। अपील दायर करेगा तो अपील के साथ वो 426 के तहत के सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस दायर करेगा। 497 को हमने बड़ा डिटेल से पढ़ लिया था। अब हम 498 को जब हम पढ़ते हैं तो 498 की जो वर्डिंग है वो बिल्कुल उससे नहीं मेल खाती। आपकी कहना चाहिए कि प्री अरेस्ट बेल से। तो जो इसकी वर्डिंग इस्तेमाल हुई है 498 की, वो मैं पढ़ देता हूं और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। द अमाउंट ऑफ एवरी बॉन्ड एग्जीक्यूटेड अंडर दिस चैप्टर, ये 498 में पढ़ रहा हूं, अंडर दिस चैप्टर शैल बी फिक्स्ड विद ड्यू रिकॉर्ड, कि बॉन्ड जो होगा, यहां पर बेल बॉन्ड नहीं है, मतलब बॉन्ड से मुराद पर्सनल बॉन्ड है, वो श्योरिटी वाला नहीं है। ये जो मुलजिम जो है उससे जो बॉन्ड लिया जाएगा उसकी जो अमाउंट होगी वो बड़ी केयर के साथ होगी। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि 496, 497, 498 में जो है वो बॉन्ड का जिक्र है, और अगर आगे जिक्र है तो वो भी मैं बताता हूं। फिक्स विद ड्यू रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड शेल नॉट बी एक्सेसिव, वो केस की नोयत के मुताबिक होगी और ज्यादा नहीं होगी। एक गरीब आदमी है और उससे आप करोड़ों की बॉन्ड मांग लें तो मुनासिब नहीं। सेमी कॉलन एंड द हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन में इन एनी केस, ये बहुत अहम है, इन एनी केस वेदर देयर बी एन अपील ऑन कन्विक्शन और नॉट, कि अगर कन्विक्शन के बाद अपील की है उसने या नहीं की, डायरेक्ट डेट एनी पर्सन बी एडमिटेड टू बेल, कि किसी भी शख्स की जमानत ले ली जाए या ले ले, और डेट द बेल बी रिक्वायर्ड बाय अ पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट बी रिड्यूस, तो पुलिस अफसर को भी कि अगर किसी मुलजिम ने अपील दायर करनी है तो उसको अपील दायर करने का मौका दिया जाए। तो इसमें प्री अरेस्ट बेल का तो कोई जिक्र नहीं है। तो इसकी बुनियाद पर इसके असूल को और प्रिंसिपल को सामने रख के हिदायतुल्लाह केस में उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स के किसी शख्स के खिलाफ, यहाँ तो अपील दायर करनी है ना, तो उन्होंने ये कहा कि अगर कोई शख्स के खिलाफ पर्चा दर्ज हो जाता है और पुलिस उसको गिरफ्तार करने के दर पे है, तो उसको मौका फराहम किया जाएगा कि वो अदालत तक पहुंचे और अदालत को अपना मौकिफ बताए और अदालत उसको इंटरम बेल दे ताकि वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल होकर अपना मौकिफ दे सके। तो कहने का मतलब ये है कि 498 में प्री अरेस्ट बेल का जिक्र नहीं है, प्री अरेस्ट बेल का जिक्र 497 में है। आफ्टर अरेस्ट बेल भी 497 के तहत होगी और प्री अरेस्ट बेल भी जो लफ्ज अपेयर इस्तेमाल हुआ है उसी के तहत होगी। अब हम आगे चलते हैं। हमने देखा था कि एफआईआर में किस अदालत में बेल दायर करनी है, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो जो एफआईआर जहां सेक्शंस लिखे होते हैं एफआईआर में, उनसे पता चलेगा कि बेल मजिस्ट्रेट के पास दायर करनी है, सेशन कोर्ट में करनी है या किसी स्पेशल कोर्ट में करनी है। अगर तो वहां पर सेक्शंस जो है वो ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट लिखा है तो फिर मजिस्ट्रेट के पास होगी। अगर वो लिखा हुआ है ट्रायबल बाय सेशन जज तो इसका मतलब है वो सेशन जज में ही होगी। अगर लिखा हुआ है ट्रायबल बाय सेशन जज और मजिस्ट्रेट तो इसका मतलब है कि वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक अगर उसकी सजा है तो फिर उसकी बेल दायर होगी पहले मजिस्ट्रेट सेक्शन 30 के पास, क्योंकि मजिस्ट्रेट सेक्शन 30 को स्पेशल पावर्स दी जाती हैं कि वो ऐसे जराइम को ट्राई कर सकता है जिसकी सजा उम्र कैद तक है, लेकिन वो सजा 7 साल से ज्यादा नहीं देता, लेकिन बेल वहीं पर दायर होगी। इसके अलावा अगर कोई स्पेशल ऑफेंसेस के तहत है और उसकी अलग कोर्ट बनी हुई है तो फिर उस अलग कोर्ट में, जैसे नैब की अदालत अलग बनी हुई है तो उसकी बेल वहां दायर होगी। अगर एंटी टेररिस्ट के सेक्शंस लगे हुए हैं तो एंटी टेररिस्ट कोर्ट में होगी। एंटी करप्शन कोर्ट के सेक्शन लगे हुए हैं तो एंटी करप्शन कोर्ट में होगी। बैंकिंग ऑफेंस है तो बैंकिंग ऑफेंस, इसी तरह स्पेशल। लेकिन अब यहां पर एक बात आ जाती है कि कुछ सेक्शन स्पेशल लॉज के हैं और कुछ सेक्शन पीपीसी के हैं। तो जब स्पेशल लॉज के सेक्शंस के साथ पीपीसी के सेक्शंस आ जाएं तो फिर स्पेशल कोर्ट प्रिवेल करेगी।
तो फिर स्पेशल कोर्ट में बेल दायर होगी। तो इसका एक आसान तरीका नौजवान वकीलों के लिए मैं एक टोटका बता देता हूं कि सेशन कोर्ट में हर बेल दायर होती है और एंट्री होके फिर वो सेशन जज साहब मार्क करते हैं, लेकिन मजिस्ट्रेट्स के पास कोई एंट्री रजिस्टर नहीं होता, तो वो इलाका मजिस्ट्रेट के पास होती है। एक तो बेल ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो है वो मजिस्ट्रेट के पास होगी, लेकिन हम ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन भी हम बेल जो है वो अमूमन तो जब जुडिशियल चला जाता है तो फिर जो है वो हम ट्रायल कोर्ट में बेल दायर करते हैं। मेरा ये व्यू है कि जब तक चालान नहीं आ जाता और जब तक ट्रायल कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले लेती 190 के तहत, उस वक्त तक ट्रायल कोर्ट बेल नहीं ले सकती। उस वक्त तक जो है ना बेल का राइट इलाका मजिस्ट्रेट का है। सेक्शन 497 ये कहता है। क्यों कि ट्रायल कोर्ट का अख्तियार तब शुरू होता है कि जब वहां पर चालान चला जाए और वो कॉग्निजेंस ले लें। लेकिन प्रॉपर्टी डिमांड इसमें जजमेंट्स है, क्योंकि इसमें अब इबहाम है, इसमें कोई क्लैरिफिकेशंस नहीं है। इन्वेस्टिगेशन की हद तक तो है कि अपेयर या ब्रॉड अपना प्रोड्यूस करना, अरेस्टेड एंड प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट, ब्रॉड बिफोर द कोर्ट। तो भाई वो ट्रायल कोर्ट में तो नहीं पुलिस उसको गिरफ्तार करके लाएगी ना, इलाका मजिस्ट्रेट के पास लाएगी। तो इसका मतलब है कि वहां होगी। और उसके बाद लफ्ज कोर्ट इस्तेमाल हुआ है, ट्रायल कोर्ट नहीं हुआ, तो उसका मतलब ट्रायल कोर्ट भी हो सकता है, हाई कोर्ट भी हो सकता है, मजिस्ट्रेट कोर्ट भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि यहां पर अब हायर कोर्ट्स ने डिटरमिन किया है कि प्रॉपर्टी डिमांड कि जिस कोर्ट ने ट्रायल करना है तो उसी कोर्ट में बिल भी दायर की जाए। तो जब वो कोर्ट खारिज कर दे तो ऊपर हायर कोर्ट, हायर कोर्ट, हायर कोर्ट। तो 498 जो है प्री अरेस्ट बेल के लिए नहीं है, लेकिन यहाँ इसके तहत एक निकाली गई वो जो जजमेंट मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट की, उसमें इन्होंने कहा कि 498 में तो प्री अरेस्ट बेल का जिक्र नहीं। और हिदायतुल्लाह केस में इंतहाई इनोसेंट लोगों के लिए और इंतहाई जो है ना रेयर केसेस में प्री अरेस्ट बेल का स्कोप है, और रूटीन में इसको प्री अरेस्ट बेल नहीं। अगर आप फिर अब बेल को ले जाते हैं 497 के तहत प्री अरेस्ट बेल को, तो फिर तो उसको राइट मिल जाएगा ना कि वहां पर अपेयर ने वाजे कर दिया कि ये प्री अरेस्ट बेल के लिए है। तो फिर इस पे सुप्रीम कोर्ट को नई जजमेंट मेरे व्यू के मुताबिक में भी आई रॉन्ग कि वो फिर इस पे नई जजमेंट देनी पड़ेगी कि प्री अरेस्ट बेल के ये क्राइटेरिया हैं। आफ्टर अरेस्ट बेल के हों या प्री अरेस्ट बेल के हों, कि एक दफा डिटरमिन कर दे फुल बेंच के ये ग्राउंड्स पे बेल होगी और इन ग्राउंड्स पे आफ्टर अरेस्ट या प्री अरेस्ट बेल नहीं होगी, तो वो लोअर कोर्ट्स के लिए एक बाजार खत्म हो जाएगा कि जो दिल करता है ट्रायल कोर्ट के जजेस साहबान उस बेल को ले लेते हैं, और मोस्टली जो है संगीन केसेस में हाथ ही नहीं डालते कि भाई हाई कोर्ट लेगी। तो 12 हम अब आगे चलते हैं। प्रोटेक्टिव बेल। प्रोटेक्टिव बेल, अब प्री अरेस्ट बेल को हमने डिटरमिन, इसके ग्राउंड्स ज्यादातर तो वही हैं कि जो आफ्टर अरेस्ट बेल के ग्राउंड्स हैं, लेकिन यहां पर दो बातें बहुत अहम हैं प्री अरेस्ट बेल में। एक तो मेलाफेडी ऑफ द कंप्लेनेंट होनी चाहिए, और अल्टीरियर मोटिव होना चाहिए, एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट होनी चाहिए, और इनोसेंट पर्सन होना चाहिए कि उसका मुलजिम से कोई जुर्म से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन रूटीन के ग्राउंड्स नहीं जो आफ्टर अरेस्ट बेल में कंसीडर होते हैं। अब प्रोटेक्टिव बेल क्या? प्रोटेक्टिव बेल भी प्री अरेस्ट बेल की एक शाख है, एक शाख है, और ये प्री अरेस्ट बेल ही की एक किस्म है कि एक बंदा आता है हाई कोर्ट में और कहता है जी मैं सेशन कोर्ट नहीं पहुंच सकता इसलिए कि मुझे रास्ते में पुलिस पकड़ लेगी, या वो एक दूसरे सूबे में है, कराची में है, और वो पंजाब की किसी अदालत में पेश होना है, तो वो वहां की हाई कोर्ट प्रोटेक्टिव बेल देगी और वहां वो पेश होता है। क्यों कि वहां की सेशन कोर्ट यहाँ की सेशन कोर्ट के लिए प्रोटेक्टिव बेल नहीं दे सकती, तो वहां हाई कोर्ट ही प्रोटेक्टिव बेल देती है कि आप जाएं और अपने सूबे की सेशन कोर्ट में या अपने सूबे की हाई कोर्ट में बेल दायर करें। तो वो थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, 1 हफ्ते का, 10 दिन का, जितना रीजनेबल टाइम दे देते हैं। तो प्रोटेक्टिव बेल उस टाइम के बाद खुद ब खुद खत्म हो जाती है, और फिर अगर वो मुकामी अदालत में जाके मुकामी हाई कोर्ट में या मुकामी सेशन कोर्ट में अगर वो प्री अरेस्ट बेल दायर नहीं करता तो वो खत्म हो जाती है। उसके बाद प्रोटेक्टिव बेल के बाद आ जाती है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो है वो भी एक बेल की
किसमें, लेकिन यहाँ पर बेल होती है सस्पेंशन को, सेंटेंस को सस्पेंड करके बेल ले ली जाती है। मतलब एक शख्स को सजा हो गई ट्रायल कोर्ट से और उसने अपील दायर की, उस अपील में अब वो बेल पिटीशन 426 सीआरपीसी के तहत दायर करेगा कि टिल द डिसीजन ऑफ अपील, ये सस्पेंड कर दी जाए मेरी कन्विक्शन, मेरा सेंटेंस को सस्पेंड करके और मुझे बेल पे रिलीज करने का ऑर्डर कर दिया जाए। तो अब यहाँ पर अगर हम 426 को पढ़ें तो यहाँ पर भी उसके ग्राउंड्स उन्होंने सब्जेक्ट टू कर दिया है, 497 का भी उसमें उन्होंने जिक्र कर दिया है। तो हम 426 को पढ़ते हैं कि उसमें उन्होंने क्या शराइत रखी हैं कि 426 ये कहता है, देखिए कितना अहम है कि मैंने कहा था ना कि हर जगह कानून ने किसी भी शख्स की जो आज़ादी है उसको उन्होंने बहुत प्रोटेक्ट किया है कि उसको उसकी आज़ादी को कर्टेल ना किया जाए। अब 426 जो है वो ये कहता है, इसका आपको मैं मेन जो है ना वो सब बता देता हूँ कि पेंडिंग एनी अपील बाय अ कन्विक्टेड पर्सन द अपीलेंट कोर्ट मे फॉर द रीजंस टू बी रिगार्डेड बाय इट in writing order that execution of the sentence or order appeal against be suspended, and also if he is in confinement that he be released on bail or his own bonds। तो यहाँ भी श्योरिटी का जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब है कि जब बेल ली जाएगी तो उसके अपने बॉन्ड पे ली जाएगी, श्योरिटी नहीं ली जाएगी। उसके बाद अब इसका फिर 426 की प्रोविजो है, लेकिन जहाँ एक जगह उन्होंने ये कह दिया है कि उसमें तमाम ग्राउंड्स लिए जा सकते हैं जो कि 497 में लिए जा सकते हैं। तो वो जब हम इसको ये सस्पेंशन को जब हम डिटेल से पढ़ेंगे तो वहां पर हम इसको डिस्कस करेंगे कि किन किन ग्राउंड्स पर जो है वो बेल ली जा सकती है। इस पर केस लॉ है, आई थिंक कि इसके सस्पेंशन के भी ग्राउंड्स ऑलमोस्ट वही हैं जो कि बेल के हैं। तो अब हमने उसके बाद पढ़ लिया कि किन किन सूरतों में मुल्जिम को उसकी लिबर्टी को वापस करने के लिए तो जमानत का हक दिया गया है 426 के तहत, 86 सीआरपीसी के तहत, और उसके बाद डिस्चार्ज की सूरत में मजिस्ट्रेट जो है उसको रिलीज कर सकता है। और उसके बाद हमने ये देखा कि 496 के तहत बेलेबल ऑफेंस में डिस्चार्ज भी हो सकता है और उसके बाद हमने देखा कि प्री अरेस्ट बेल की एक किस्म है कि वो प्री अरेस्ट बेल में एक इनोसेंट पर्सन को जो है किया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं कि अगर कोई मुल्जिम बहुत जख्मी है, बहुत शदीद जख्मी है, तो पहले उसका इलाज कराया जाएगा तो उसको मेडिकल ग्राउंड पे बेल दे दी जाएगी। फिर हमने देखा अगला टॉपिक है कि हेबियस पिटीशन दायर होती है, इल्लीगली किसी शख्स को कन्फाइन कर दिया जाता है, डिटेन कर दिया जाता है, उस पर तशद्दुद किया जाता है। तो फिर हेबियस पिटीशन दायर करते हैं और अगर अदालत उसमें मुतमईन हो जाए कि इस पर तशद्दुद किया गया है और इसको इल्लीगल कन्फाइनमेंट में रखा गया है तो उसकी हेबियस पिटीशन को बेल में कन्वर्ट करके उसकी बेल ली जा सकती है। सेशन कोर्ट भी 491 सीआरपीसी के तहत और हाई कोर्ट भी 491 सीआरपीसी के तहत हेबियस पिटीशन को बेल पिटीशन में कन्वर्ट कर सकती है। हाई कोर्ट को रिट पिटीशन में भी अख्तियार है कि अगर रिट पिटीशन में भी हेबियस दायर की गई है या इलीगल डिटेंशन को चैलेंज किया गया है कि डिटेन कर देते हैं गलत तरीके से, तो हाई कोर्ट भी रिट पिटीशन को बेल पिटीशन में कन्वर्ट करके उसको बेल पे रिलीज कर सकती है या उसकी डिटेंशन को इलीगल डिक्लेयर करके उसको रिलीज करने का ऑर्डर कर सकती है। उसके बाद फिर हमने कहा कि नैब में जो है बेल की प्रोविजन ही नहीं है, 498, 497, 496 सेक्शंस ही नहीं है, वहां पर बेल की प्रोविजन ही नहीं रखी है। हालांकि ये बुनियादी हकूक के खिलाफ है, इस पर बहुत बातचीत हो रही है कि तरमीम की जाए। एक तो रिमांड का वक्त 90 डेज से कम किया जाए और दूसरा बेल की अख्तियारात दिए जाएं। बहरहाल हम हाई कोर्ट में फिर बेल करते हैं रिट पिटीशन के तहत। मेरा ये हम्बल व्यू है कि रिट पिटीशन में यहाँ पर बेल जो है वो दायर
के साथ साथ हाई कोर्ट को 561A के तहत भी अख्तियारात हासिल है, इनहेरेंट पावर हैं उसके पास क्रिमिनल मैटर्स में कि वो CRPC के तहत उसको इनहेरेंट पावर के तहत भी बेल ले सकती है जहां पर वो ये समझे कि किसी भी मुल्क। अब उसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक है जुवेनाइल। एक कम उम्र है तो हमने जुवेनाइल ऑर्डिनेंस बना दिया, हमने एक अख्तियारात दे दिए कि अगर मुलजिम जो है वो उसकी 18 साल या 18 साल से कम है उम्र तो उसको बेल का बेनिफिट्स ज्यादा दे दिए। जब जुवेनाइल का हम सेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें है कि किन किन सूरतों में एक नौ मुलजिम की जो है वो जमानत हो सकती है, क्योंकि 9 उम्र मुलजिम को डेथ की सजा नहीं हो सकती, तो इसलिए उसकी डेथ की सजा का स्टैट्यूटरी पीरियड भी उसका अलग है। फिर अगर खातून है तो वो हमने पढ़ा 497 की प्रोविजो में कि खातून की कैसे। उसके बाद फिर एक अहम टॉपिक है कि अनसाउंड माइंड अगर है, कोई फातिरुल अकल है या उसको दौरे पड़ते हैं, तो ऐसे शख्स की जमानत का क्या प्रोसीजर है कि उसमें मुलजिम खुद तो बेल अप्लाई कर नहीं सकता, उसका कोई जानशीन, उसका कोई नियर जो है ना रिश्तेदार या दोस्त दायर करेगा, लेकिन पहले वो सर्टिफिकेट कोर्ट डिटरमिन करेगी कि ये अनसाउंड माइंड है, उसकी इंक्वायरी करेगी, उस पर फिर बोर्ड बैठेगा, बोर्ड उसका मेडिकल मुआयना करके ये देगा, ये तय करेगा कि ये अनसाउंड माइंड है, तो फिर उस प्रोसीजर के तहत उसकी कोर्ट बेल लेगी और उसका बॉन्ड भी फिर वो शख्स नहीं देगा जो अनसाउंड माइंड, मुलजिम नहीं देगा, वो रिलेटिव देगा उसका बॉन्ड, अगर श्योरिटी के साथ है या विदाउट श्योरिटी है। फिर है कि एंटी करप्शन कोर्ट जो है उसमें स्पेशल कोर्ट्स हैं, नारकोटिक्स की अलग है, फिर FIA की कोर्ट्स अलग हैं। तो ये तमाम बेल के इतने टॉपिक्स हैं। इसके फिर मुख्तलिफ ग्राउंड्स हैं कि अगर जरबात किसी भी तरीके से जरबात की नोयत और है, मुलजिम को फायर का एट्रीब्यूट है और वो फायर तो उसको लगा ही नहीं है, और 3 जरबात हैं और 5 मुलजमान को फायर दिखा दिए गए हैं, तो ललकारे का इल्जाम है। मतलब केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी में आपने कोई डाउट क्रिएट करना है कि ये मुलजिम तो जनाब वकूए के वक्त जेल में था एक और मुकदमे में, या अस्पताल में दाखिल था, या ये मुल्क से ही बाहर था। तो इस किस्म के जो ग्राउंड्स हैं, ये जब आप कोई भी बेल रेफरेंसर पढ़ेंगे तो आपको बेशुमार ग्राउंड्स मिल जाएंगे। लेकिन अब आ जाएं कि आप जब बेल दायर करेंगे तो उसमें आपको किन ड्राफ्टिंग में किन बातों का ख्याल रखना है। हेडिंग में आपने जिस कोर्ट में आप बेल दायर कर रहे हो, आपने हेडिंग में उस अदालत का नाम लिखना है, चाहे वो बाद में चली जाए एडिशनल सेशन जज के पास, लेकिन आपने ऊपर लिखना है इन द कोर्ट ऑफ ऑनरेबल सेशन कोर्ट, बादलत जनाब सेशन कोर्ट। वो फिर सेशन जज साहब जी अपने पास रख लेते हैं या किसी एडिशनल सेशन जज को मार्क कर देते हैं। अगर सेक्शन 30 के पास दायर करना है तो वो आप लिखेंगे ऑनरेबल बिफोर ऑनरेबल कोर्ट मजिस्ट्रेट सेक्शन 30। उसके बाद आपने अगर मजिस्ट्रेट की अदालत में करना है तो बादलत जनाब इलाका मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल, तो आपने अगर स्पेशल कोर्ट में करना है तो ऊपर नाम देंगे बादलत स्पेशल कोर्ट एंटी करप्शन लाहौर, कोई भी जिला जहां का है वहां पर देंगे। उसके बाद फिर आपने मुलजिम का पूरी डिटेल के साथ नाम पता देना। यहाँ पर मैं आपको एक अहम टेक्निकल सी बात बताता हूँ जिसमें मैंने भी बहुत दफा जो है वो मार खाई, और फिर बाद में कि जब आप मुलजिम की बेल पिटीशन में, खास तौर पे आफ्टर अरेस्ट बेल में, जब आप मुलजिम के नाम और कवायद दें तो वो फिर आप रिमांड पेपर के मुताबिक दें, क्योंकि जिस रिमांड पेपर के तहत मुलजिम को जेल भेजा गया है, अगर रोपकार भी आपकी बेल पिटीशन के लिखे हुए के मुताबिक होगी, आपने तो उनके लवाकिन से लिख दिया, अब पता नहीं मुलजिम का रिमांड पेपर के तहत जेल में उन्होंने क्या लिख के भेजा, तो जो उसका नाम एड्रेस रिमांड पेपर पे लिखा है, जुडिशियल रिमांड पेपर पे, आप मुलजिम का नाम पता वल्दियत तमाम कवायद उसके मुताबिक दें, वरना रोपकार जेल जाएगी, वहां से एतराज लग के आ जाएगा कि जी इसके नाम में फर्क है, इसकी वल्दियत में फर्क है, इसके एड्रेस में फर्क है। फिर आप करेक्शन के लिए जो है दरखास्त देंगे, फिर आपके 5-6 दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे। तो इसलिए मुलजिम अगर आफ्टर अरेस्ट बेल में है तो उसका नाम और डिटेल वगैरह आप देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे वर्सेस स्टेट, और उसके बाद फिर आप स्टेट के साथ कंप्लेनेंट के पूरे कवायद देंगे, वो कंप्लेनेंट के कवायद आपको FIR में से मिल जाएंगे। उसके बाद फिर आप लेफ्ट साइड जो कॉर्नर पे आप
हाफ पेज से लेफ्ट साइड पे आप मुकदमा नंबर, मुकदमे के दफा, थाना, जिला लिखेंगे। फिर आप उसके बाद हेडिंग लिखेंगे आफ्टर अरेस्ट बेल अंडर सेक्शन 497 CRPC। प्री अरेस्ट बेल अंडर सेक्शन 497, चलें यहाँ साथ आप लिख दें 497-498 CRPC। ठीक हो गया। उसके बाद आप उसके तमाम एक पहले जुमले में आप लिखेंगे FIR की मुख्तसर कहानी कि FIR दर्ज हुई और उसके मुताबिक ये इल्ज़ाम है मेरे पिटिशनर पे, जो कि सरासर गलत और बेबुनियाद है। कॉपी ऑफ द FIR इज अटैच्ड एज एनेक्स फलान। उसके बाद आप सेकंड पैराग्राफ में लिखेंगे अगर आप सेशन कोर्ट में कर रहे हैं और उससे पहले आपने मजिस्ट्रेट की कोर्ट में दायर की थी और वहां से खारिज हो गई, तो पैराग्राफ नंबर 2 में लिखेंगे कि आफ्टर अरेस्ट बेल हैज बीन फाइल्ड इन ऑनरेबल कोर्ट इलाका मजिस्ट्रेट विच वाज डिसमिस्ड, वाइड ऑर्डर डेटेड फलां फलां, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर इज अटैच्ड। अगर आप हाई कोर्ट में कर रहे हैं तो फिर आप लिखेंगे निचली तमाम अदालतों का लिखेंगे कि मजिस्ट्रेट की कोर्ट से इस तारीख को खारिज हुई, सेशन जज कोर्ट से इस तारीख को खारिज हुई, उसकी सर्टिफाइड कॉपीज लगाएंगे। और उसके बाद अगर सेशन कोर्ट में कर रहे हैं तो फिर मजिस्ट्रेट, और अगर डायरेक्ट सेशन कोर्ट में कर रहे हैं तो फिर नीचे का जिक्र नहीं। उसके बाद फिर आप लिखेंगे कि देयर आर फॉलोइंग ग्राउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ बेल हैज बीन सॉल्व, ठीक, रिक्वेस्टेड बेल हैज बीन टू बी ग्रांटेड टू द दर्ज झैल वजूहात की बिना पर मुलजिम की जमानत मंजूर किए जाने का ख्वास्तगार। फिर आप तमाम अपने ग्राउंड्स लिखेंगे, रूटीन के तो हैं, मुकदमा झूठा है, बेबुनियाद है, दुश्मनी की बुनियाद पर दर्ज किया गया है, मुलजिम का कोई ताल्लुक वास्ता ना है और वो गिरफ्तार है और जेल में मुकैयद है और पुलिस को उसकी गिरफ्तारी की ज़रूरत नहीं है, शरीफ शहरी है और वो अगर जमानत पर रिहा हो गया तो वो शहादत पर असरअंदाज होने का अंदेशा नहीं। ये तो रूटीन के ग्राउंड्स। उसके बाद अब स्पेशल ग्राउंड्स हैं आपके कि अगर वो बीमार है तो वो आप लिखेंगे, अगर कोई डाउट्स हैं केस में तो वो आप स्पेसिफिक एक तमाम ग्राउंड्स लिखेंगे, इसलिए कि कोर्ट ये कहती है कि आपको तमाम ग्राउंड्स जब वो अवेलेबल थे और आपने एजिटेट नहीं किए तो वो समझे जाएंगे कि आपने एजिटेट कर लिए और आप दोबारा उनको एजिटेट नहीं कर सकते। जब आपने बेल दायर की है उस वक्त तक जितने भी ग्राउंड्स आपको मुयस्सर थे और आपने वो नहीं लिखे, वो नहीं एजिटेट किए, तो समझा जाएगा कि उन ग्राउंड्स पर भी बेल खारिज हो गई, अब दोबारा नहीं कर सकते, बड़ी अदालत में जा सकते हैं। तो अपने स्पेशल ग्राउंड्स को एजिटेट करें, उसके बाद दायर कर दें। अब उसके बाद तैयारी करें, अपने हर ग्राउंड्स पे तैयारी करें और बड़े अहम केस ला भी साथ लेके करें। उसके बाद फिर आ जाता है कि आप अदालत में एड्रेस कैसे करें। आप अदालत में जब पेश हों तो आप ये याद रखें कि मुलजिम का वकील हमेशा अपने राइट हैंड पे खड़ा होता है, लेफ्ट हैंड पे सरकारी वकील या कंप्लेनेंट कौन सा, मतलब आप जज अदालत में आप खड़े हैं तो आप देखें कि आपका अपना राइट हैंड साइड कौन सा है, तो आप अपने राइट हैंड साइड पे खड़े होंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे मुलजिम। तो हाई कोर्ट में भी अगर आप पेश होते हैं तो आप अपने राइट हैंड साइड पे, ये मैं किसी और लेक्चर में बताऊंगा कि कोर्ट में अपीयरेंस का क्या तरीका है, सिविल केसेस में अपीयरेंस का क्या तरीका है और अगली अदालतों में। लेकिन फौजदारी अदालत में एक्यूज्ड हमेशा राइट हैंड साइड पे उसका कौंसल खड़ा होता है, और हाई कोर्ट में भी और इधर भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। और अगर कैंसलेशन ऑफ बेल अगर दायर की है तो फिर मुलजिम लेफ्ट हैंड साइड पे, क्योंकि अब मुलजिम ने जवाब देना है। जिसने अदालत में केस दायर किया कैंसलेशन कंप्लेनेंट ने दायर की है तो कंप्लेनेंट कौंसल अपने राइट हैंड साइड पे खड़ा होगा और मुलजिम लेफ्ट हैंड साइड पे खड़ा होगा। लेकिन अगर मुलजिम ने अदालत में दायर की है तो मुलजिम हमेशा ट्रायल में भी और वैसे भी अपने राइट हैंड साइड में खड़ा होगा। तो आपने अदालत में जब एड्रेस करना है तो आपने अदालत को कन्विंस करना है। अदालत से कभी मुकाबला ना कीजिए और अदालत के साथ कभी झगड़ा मत कीजिए। क्यों कि अदालत ने रिलीफ देना है, उसने 2 जुमले लिखने आपकी बेल खारिज कर देनी है। तो इसलिए अदालत को समझें कि आपने अदालत को कुछ नहीं पता और अदालत को आपने समझाना है, बताना नहीं है। देखें, बताने में और समझाने में फर्क है। बताना है कि जी ये वाकयात हैं, जी ये हैं, जी ये हैं, जी ये वक्त मेरे केस के वाकयात हैं, ये केस ला और ना फैसला फरमा दें। लेकिन समझाना ये है कि देखिए मेरा मुलजिम बेगुनाह है, उसका मुलजिम से ताल्लुक नहीं है और उसको बेल का मुस्तहिक है जनाब। मिन्नत भी नहीं करनी, खुशामद भी नहीं करनी, लेकिन बड़े अच्छे मुकर्रर के अंदाज में मैं तो जो कहता हूँ कि एक वकील का
प्रेजेंटेशन का तरीका बड़ा अच्छा होना चाहिए कि उसको अदालत को समझाना है। देखें, दोनों फरीकों ने के वकीलों ने बहस करनी है, जिसकी बात जज को समझ आ जानी है उसने उसके हक में फैसला कर देना है, इसलिए कि डिस्क्रिप्शन है बेल में अदालत की। तो वहां पर आपने अदालत को समझाना है। उसने तो रोज सैकड़ों केस, नहीं तो 20, 25, 40 केसों का फैसला करना है। तो जिस वकील की बात समझ आ गई उसका वो फैसला कर देगा। तो इसलिए अपने केस को अच्छी तरह तैयार करें, अपने वाकयात को तैयार करें, केसला टू द पॉइंट केसला लेके जाएं, और बहुत ज्यादा केसला ना ले जाएं, लेकिन जितना भी हो टू द पॉइंट होना चाहिए, इररिलेवेंट नहीं कि जी थोड़ी सी बात मिलती है, नहीं, बहुत अहम पॉइंट पे रेलेवेंट, और कोर्ट को समझाने की कोशिश करें और बड़े मौसर अंदाज में अपना जो है मौकिफ पेश करें। और इंशाल्लाह अगले टॉपिक में, अगले उसमें आपसे मुलाकात होगी। आपको ये लेक्चर कैसा लगा ज़रूर अपडेट दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाइएगा, और मैक्सिमम दोस्तों को कहिएगा कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें, और मुझे बताइएगा कि हम अगले टॉपिक्स से मुझे बताइएगा किन टॉपिक्स को हम पहले करें। हम तमाम टॉपिक्स करेंगे इंशाल्लाह फौजदारी वकालत में, ताकि आपकी दुआओं का तलबगार। खुदा हाफिज।